नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आज पहला परीक्षण दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भविष्य का होगा। दिल्ली की सरकार और ईडी की कस्टडी से चलेगी या फिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सीएम बनेंगी। कितना चांस है कि एलजी दिल्ली के बिग बॉस बने। फिलहाल केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। कोर्ट में केजरीवाल ने अपने घर में हुई खुसर फुसर को जिक्र कोर्ट में क्यों कर दिया? उनकी पत्नी केजरीवाल की शरीर और आत्मा की बातें आखिरकार अब क्यों कर रही हैं? ये सब आपको सुनाएंगे। दूसरा परीक्षण मैं उस चिट्ठी का करूंगा जिसकी देश में खूब चर्चा है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम लिखी गई है। लिखने वाले 600 प्रसिद्ध वकील हैं। विषय है न्यायपालिका पर खतरा और दबाव। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चिट्ठी पर टिप्पणी की है। किसके निशाने पर कौन है, यह सब आपको बताऊंगा। तीसरा परीक्षण 20 रुपए के नकली सिक्कों का करूंगा। बाजार में नगद लेन देन करने वाले इसे जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या है नकली सिक्के की असली पहचान। चौथा परीक्षण देश के बाजार में प्रचलित बोगस दवाओं का करूंगा। ये वो दवाएं हैं जो हैं तो असली लेकिन असर नहीं करती। बेकार दवाओं पर काम के परीक्षण को आप देखें और अपने लोगों को इसे जरूर दिखाएं। दिल्ली के लोगों के इंटरेस्ट में आज पटियाल दिल्ली की गद्दी के नए उत्तराधिकारी का परीक्षण सबसे पहले करेगा। आज इस परीक्षण का कारण बहुत जायज है, क्योंकि दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की पत्नी फुल एक्टिव है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। इन तीनों घटनाओं का दिल्ली और देश पर क्या असर पड़ेगा, देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसके क्या संकेत हैं, पटियाल बारीकी से इसका परीक्षण करेगा। लेकिन सबसे पहले कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ उसकी बात कर लेते हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी ने पेश किया उनको, क्योंकि 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का रिमांड आज खत्म हो रहा था। लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुछ देर फैसला सुरक्षित रखा और फिर ईडी के लिए केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। यानी अगले 4 दिन केजरीवाल को ईडी की हिरासत में ही रहना होगा। कोर्ट में केजरीवाल ने और उनके वकीलों ने, ईडी के वकीलों की तरफ से भी आज जो भी दलीलें रखी गई हम उनका भी जिक्र करेंगे। केजरीवाल ने कोर्ट में अपने घर में हुई खुसर फुसर की एंट्री करवा दी है। दोनों तरफ से वकीलों की दलीलों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। दिल्ली के नए उत्तराधिकारी की तस्वीर भी क्लियर करूंगा। लेकिन पहले केजरीवाल ने कोर्ट के बाहर जो कहा वो आपको सुनना जरूरी है। एलजी कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान आज आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ सीएम केजरीवाल की पत्नी, उनके बेटे सब मौजूद थे। जब से केजरीवाल ईडी की हिरासत में गए हैं तभी से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखा है। क्या सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने वाली हैं? इस सवाल का जवाब आपको दूंगा, लेकिन पहले मेरे जवाब के पीछे के संकेतों को आप खुद महसूस कीजिए। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ, उसका सबूत भी देंगे। तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनके शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं। उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। इनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। कहते हैं तस्वीरों में बड़ी कहानी छिपी होती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल फ्रंट फुट पर हैं। जिस जगह बैठकर कभी सीएम केजरीवाल दिल्ली की जनता को संबोधित करते थे, आज वहां से सुनीता केजरीवाल लोगों से बात कर रही हैं। इन तस्वीरों के पीछे की कहानी आगे डिकोड करूंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि आज कोर्ट में केजरीवाल और ईडी के वकीलों ने क्या दलीलें दी। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में बताया कि ईडी ने अच्छे माहौल में उनसे पूछताछ की है। इसके बाद केजरीवाल ने पूछा, 2 साल से ये केस चल रहा है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे आज तक किसी भी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। केजरीवाल ने आज कोर्ट में
बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। यह बड़ा बयान क्या था? सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि ईडी अब तक 31,000 पेज के दस्तावेज जमा कर चुकी है। मेरे खिलाफ 4 बयान हैं। जिन बयानों के आधार पर किसी मामूली आदमी को पकड़ा नहीं जा सकता, उस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल ने कहा, ईडी के दबाव में गवाह तैयार हो रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह बने शरत रेड्डी का जिक्र भी किया। कहा, शरत रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ईडी जितने भी दिन मुझे कस्टडी में रखेगी, वो जांच के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल पर जांच में सहयोग ना करने का आरोप लगाया। ईडी के वकील ने कहा, केजरीवाल सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। जो डेटा उनको मिला है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। अभी कुछ लोगों से केजरीवाल का सामना कराना है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि केजरीवाल मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। इस पर केजरीवाल ने कहा, पासवर्ड को लेकर वो अपने वकीलों से मशवरा कर रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि उनके पास 100 करोड़ की घूस के पक्के सबूत हैं। इस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल के घर में मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में लिकर पॉलिसी वाली फाइल मंगाई गई थी और उसमें बदलाव भी किए गए थे। ईडी के इस आरोप पर केजरीवाल ने कोर्ट में यह कहा, मेरे घर पर विधायक समेत बहुत से लोग आते हैं। अब वहां क्या खुसर फुसर होती है मैं ये नहीं जानता। इनका मकसद एक्साइज केस नहीं है। इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना। पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए। इस व्यक्ति में कोई दम नहीं है, इसकी बात का कोई वजन नहीं। ये कहना गलत है कि वो अपना पक्ष नहीं रख सकते और बड़ी मजबूती के साथ सीएम साहब ने पक्ष रखा अपना। जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो मान्य है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, पानी, सीवर, बिजली, दवाई सबके मामले में। लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता 21 मार्च से ही दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक बड़ा दावा कर दिया है। सक्सेना ने कहा है, मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। वीके सक्सेना ने 26 मई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल का पदभार संभाला था। पिछले 1 साल और 10 महीने से शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब केजरीवाल और वीके सक्सेना के बीच तकरार ना हुई हो। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है? इसको लेकर हमने संवैधानिक एक्सपर्ट्स देश दीपक वर्मा से बात की है। आप भी सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। संविधान के भाग 8 में जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी व्यवस्था कैसे चली गई इसके बारे में प्राविधान किए गए हैं। इन प्राविधानों में एक सेक्शन 239A(b) है जिसकी हेडिंग है फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और इस प्राविधान के तहत 2 स्थितियों में प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर की संस्तुति पे ये निर्णय ले सकता है कि वो इसको चलाने वाले सभी प्राविधान या कुछ प्राविधान को कुछ समय के लिए या काफ़ी समय के लिए निलंबित कर सकता है। तो ये निर्णय 2 परिस्थितियों में होगा। एक, ऐसी कोई स्थिति आए जिसमें राज्य का काम चलाना असंभव हो जाए, या 2, राज्य में ये कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा है और देयर इज़ अ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो उस केस में प्रेसिडेंट ये निर्णय ले सकते हैं।
दो तस्वीरें दिखाते हुए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको बताऊंगा क्या सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली की गद्दी पर आसीन होंगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने आम आदमी पार्टी के उन नेताओं से बात की जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनीता केजरीवाल को लेकर उठ रहे कुछ सवालों का परीक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। पहला सवाल यह है कि अगर सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाता है तो क्या वो खुद कैबिनेट के फैसले लिया करेंगी या फिर दिल्ली की सरकार रिमोट से चलेगी? अगर सीएम केजरीवाल ही रहेंगे तो क्या सुनीता पर्दे के पीछे से सरकार चलाएंगी? क्योंकि अगर सुनीता केजरीवाल सीएम का पदभार संभाल लेती हैं तो केजरीवाल पर परिवारवाद के आरोप लग सकते हैं और इन आरोपों के चलते आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल के खिलाफ खेमेबंदी भी हो सकती है। ऐसे में दिल्ली का भविष्य क्या होगा? खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं से सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आप मुझे संविधान के अंदर वो आर्टिकल दिखाइए, कानून की वो धारा दिखाइए जो ये कहती हो कि मुख्यमंत्री अगर हिरासत में हो तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। ये बात हाईकोर्ट ने उनसे कई बार पूछी। वो और भारतीय जनता पार्टी के जो टीवी विशेषज्ञ हैं उनमें से कोई आदमी ऐसी धारा कोर्ट को नहीं बता सका, लिहाजा आपकी इस पीआईएल को डिसमिस किया जाता है। इस उतार चढ़ाव वाले सफर में, इस संघर्ष में सुनीता केजरीवाल जी, उनके बुजुर्ग माता पिता, उनके दोनों बच्चे हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहे। आज भी इस मुश्किल समय में भी उनका पूरा परिवार इस संघर्ष में साथ में है और इस संघर्ष में साथ में रहेगा। मुख्यमंत्री भी अब तक जेल में नहीं रहा है, तो अब नई परिस्थितियों में नई तरह की संभावनाएं बन रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में अमेरिका की भी बड़ी दिलचस्पी नजर आ रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा था कि हम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर करीब से नजर रख रहे हैं। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने कल भारत में अमेरिकी मिशन की कार्य उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया, फटकार लगाई। आज भी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को फटकार लगाते हुए कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणियां अनुचित हैं। हमारी चुनावी और कानूनी प्रक्रियाओं में किसी बाहरी का दखल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक और दिलचस्प बात आपको बताता हूं। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भी हुई थी, तब भी अमेरिका को हालात पर करीब से नजर रखनी चाहिए थी। तब अमेरिका को यह ख्याल क्यों नहीं आया, ये आज हम भी दिन भर सोच रहे थे। केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, लेकिन उनकी सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों का दौर जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार ने तीसरा बड़ा आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसे केजरीवाल सरकार अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बताती है। दिल्ली के शिक्षा निदेशक ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि स्कूल की फीस बढ़ाने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। यह आदेश उन स्कूलों पर लागू होगा जो सरकारी जमीन पर बने हैं। मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने यह बात कही थी कि कोई भी फीस नहीं बढ़ा पाएगा अपनी मर्जी से। अब मैं एक ऐसी चिट्ठी का परीक्षण करूंगा जिसने देश का सियासी पारा अचानक बढ़ा दिया है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पिंकी आनंद समेत 600 से अधिक प्रसिद्ध वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक खत लिखा है। चिट्ठी में जो कहा गया है उसकी कुछ बड़ी बातें मैं आपको बताता हूं। चिट्ठी में कहा गया है कि एक खास ग्रुप है जो कई तरीके से न्यायपालिका के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। दूसरी बड़ी बात क्या कही है? न्यायपालिका के तथाकथित सुनहरे युग के बारे में गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है। तीसरी बड़ी बात क्या है? खास ग्रुप का अदालतों की मौजूदा कार्यवाहियों पर सवाल उठाना। और चौथी बात, यह ग्रुप अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर अदालती फैसलों की सराहना या फिर आलोचना करता है। पांचवी खास बात, वकीलों की चिट्ठी में दावा किया गया है कि असल में यह खास ग्रुप माईवे या हाईवे वाली थ्योरी पर विश्वास करता है। छठी बात, बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी इसी खास ग्रुप की तरफ से गढ़ी गई है। सातवीं बड़ी बात यह कही गई है चिट्ठी में, इस बात का जिक्र है कि चुनावी सीजन में यह खास ग्रुप की गतिविधियां और बढ़ जाती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा देखने को मिला था। आठवीं बड़ी बात क्या है? वकीलों का यह आरोप है कि यह बड़ी अजीब बात है
कि नेता किसी पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं और फिर उसी का बचाव करते हैं। नौवीं बड़ी बात क्या है उस चिट्ठी में? अगर अदालत का फैसला खास ग्रुप के मन मुताबिक नहीं आता है तो वो कोर्ट के अंदर ही या फिर मीडिया के जरिए अदालतों की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। और 10वीं खास बात क्या है? चिट्ठी में वकीलों ने न्यायपालिका के समर्थन में एकजुट रुख अपनाने की कॉल दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। यह चिट्ठी की खास बातें मैंने आपको बता दी। चिट्ठी में एक और ऐसी बात है जो चौंकाती है। अब मैं आपको उन वकीलों की बातें भी सुनवाता हूं जिन्होंने चीफ जस्टिस को लिखी गई इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। जिस तरीके का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि वर्तमान जुडिशियल पीरियड को एक गोल्डन पीरियड के रूप में नहीं जाना जाएगा, या फिर जब कभी भी हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस की एप्लीकेशंस कोर्ट में सुनी जाती हैं उस समय स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स होते हैं और इस तरीके से जुडिशरी के ऊपर बाहरी दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ हमारे एडवोकेट भाई जो उनको जब रिलीफ मिल जाए तो तब ये कहना कि ये कोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, जब उनको रिलीफ ना मिले तब इस तरीके से कहना कि गंदे तरीके से कर रही हैं, कोई प्रेशर हैं, ये इस तरीके की बात करना हमारा जो जुडिशरी को कमज़ोर करना है। अगर कोई फैसला उनके पक्ष में आ जाता है तो न्यायपालिका की वाहवाह, और कोई फैसला अगर उनके खिलाफ आ जाता है तो न्यायपालिका की हाय हाय, वो जज बेईमान हो जाता है। और राहुल गांधी जैसे नेता कह देते हैं कि न्यायपालिका को एक और दो व्यक्ति चला रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिक्स करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। हालांकि चिट्ठी में किसी खास राजनीतिक दल का नाम नहीं है, लेकिन इस चिट्ठी का मुंह अब कांग्रेस की ओर मोड़ दिया गया है। यह काम प्रधानमंत्री मोदी के एक संदेश ने किया है जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए देश के सामने रखा है। प्रधानमंत्री ने क्या लिखा है अब वो देख लीजिए आप। दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों के प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। इसीलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। चिट्ठी को लेकर पीएम ने कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया तो रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से भी आया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का जवाब दिया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, हाल ही के हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को कई झटके दिए हैं। चुनावी बॉन्ड तो इसका एक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया और अब यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि बॉन्ड कंपनियों को बीजेपी ने दान देने के लिए मजबूर किया। यह भय, ब्लैकमेल और धमकी का एक जबरदस्त साधन बना। प्रधानमंत्री ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बजाय भ्रष्टाचार को कानूनी गारंटी दी है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी किया है वह बांटना, ध्यान भटकाना और बदनाम करना है। 140 करोड़ भारतीय उन्हें जल्द ही करारा जवाब देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। – 2014 की सरकार नई बनी थी, तब अवार्ड वापस लेना, सम्मान लौटाना, विशिष्ट व्यक्तियों का ग्रुप बनाकर चिट्ठी लिखना काफी प्रचलित था। अब काफी दिनों बाद एक बार फिर लेटर राइटिंग क्लब ने एंट्री की है, लेकिन चिट्ठी में लिखी गई बातें सही भी हैं। कुछ सोशल मीडिया, ब्लॉगर और राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए न्यायपालिका के प्रति मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को चौंका दिया है। उन्होंने कहा है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास बजट नहीं है। आप सब जानते हैं कि वो पूरे देश का बजट बनाती हैं, साल में एक दिन देश के लिए, हर काम के लिए पैसा बांटती है। लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले उनके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। आखिर क्यों? यहां जनहित में पटियाल के कुछ सवाल हैं। क्या देश में वही चुनाव लड़ सकता है जिसके पास पैसा है? क्या भारत में चुनाव इतने खर्चीले हैं कि आम आदमी चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता?
चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी को कितना पैसा चाहिए? देश में जब एक बार चुनाव होता है तो कुल कितना पैसा खर्च हो जाता है? देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास कितना पैसा है? पब्लिक इंटरेस्ट में इन सारे सवालों का जवाब आज पटियाल आपको देगा। लेकिन पहले विस्तार से ये जान लीजिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या क्या कहा। निर्मला सीतारमण ने यह कहा, दरअसल हुआ यूं था कि वित्त मंत्री एक निजी टेलीविजन के कार्यक्रम में गई थी। वहां उनसे लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया। वित्त मंत्री ने सवाल का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया था। वित्त मंत्री ने यह दावा किया कि 10 दिन मंथन करने के बाद उन्होंने चुनाव ना लड़ने की बात सोची। मंत्री ने जो 5 बातें कही वो मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। पहली बड़ी बात निर्मला सीतारमण ने यह कही, चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, चुनाव लड़ूंगी तो मुझे परेशानी होगी, चाहे आंध्र से लड़ूं या फिर तमिलनाडु से। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही, जीत सुनिश्चित करने वाले अलग अलग मापदंडों का भी सवाल है, जैसे आप इस समुदाय से आती हैं या आप उस धर्म से हैं। तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही, क्या आप उसी क्षेत्र से हैं जहां से चुनाव लड़ रही हैं, मतलब आउटसाइडर तो नहीं है। चौथी बात उन्होंने क्या कही, वित्त मंत्री ने कहा, ऐसे हालातों में उन्हें नहीं लगता कि वो विनिंग सीट से भी चुनाव लड़ पाएंगी। पांचवी बड़ी बात क्या कही, निर्मला सीतारमण से जब ये पूछा गया कि देश की वित्त मंत्री के पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धन कैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा, मेरा वेतन, मेरी कमाई, मेरी बचत मेरी अपनी है, भारत की संचित निधि नहीं है, यानी उसे चुनाव पर खर्च करें वो। तो क्या वाकई चुनाव लड़ना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से बाहर है? वैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी बात कही उनकी हकीकत सबको पता है। अब पटियाल आपको यह बताएगा कि देश में चुनाव लड़ने का आर्थिक मतलब क्या है, यानी कितना पैसा चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। हर प्रत्याशी को चुनाव में 95 लाख रुपए खर्च करने की इजाजत चुनाव आयोग देता है। पिछले कुछ सालों में चुनाव लगातार महंगा होता जा रहा है, खर्च बढ़ता जा रहा है। देश में चुनाव कितने खर्चीले हैं? साल 1998 से लेकर 2019 के बीच लोकसभा चुनाव में साल के हिसाब से कुल कितना चुनावी खर्च बढ़ता गया, अब मैं आपको यह जानकारी दूंगा। 1998 के लोकसभा चुनाव में 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हर एक लोकसभा सीट पर चुनाव का अगर खर्च निकाला जाए तो 17 करोड़ बनता है। 1999 में चुनाव में खर्च आया 10,000 करोड़ रुपए, यानी एक साल में 1,000 करोड़ रुपए खर्च बढ़ गया और प्रति लोकसभा सीट पर चुनाव का खर्च 18 करोड़ हो गया, यानी एक साल में इस खर्च में भी 1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। साल 2004 में लोकसभा चुनाव पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और प्रति लोकसभा सीट पर खर्च बढ़ गया 26 करोड़ रुपए, यानी जो 17-18 था वो 26 करोड़ हो गया। अब 2009 के लोकसभा चुनाव के खर्च की बात करते हैं। वो खर्च 6,000 करोड़ रुपए बढ़ा। इस चुनाव पर कुल खर्च 20,000 करोड़ रुपए हुआ, यानी जो 14,000 करोड़ था वो कुल चुनाव पर 20,000 करोड़ पहुंच गया और प्रति लोकसभा सीट पर चुनाव का एवरेज खर्च आया 37 करोड़ रुपए। ये देखते जाइए आप किस तरह आंकड़ा बढ़ रहा है। अब आ जाइए 2014 के लोकसभा चुनाव पर। इस पर खर्च हुआ 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए और इस हिसाब से प्रति लोकसभा सीट पर खर्च हुआ 100 करोड़ रुपए, यानी प्रति वोटर अगर हम निकालें तो 700 रुपए खर्च आया इस पर। तो ये पूरा मोटा मोटी आंकड़ा हमने आपको पिछले 20 साल का बताया, यानी चुनाव लड़ने के लिए जेब में पैसा होना जरूरी है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो पूरा पैसा चुनाव में खर्च होता है, इसमें से कितना पैसा किस काम में और किस हिसाब से खर्च होता है। कुल खर्च में कैंडिडेट के खर्च की हिस्सेदारी कितनी है? 40%। 35% राजनीतिक दल खर्च करता है। चुनाव आयोग और सरकार का हिस्सा 15% खर्च का है और मीडिया में विज्ञापन का हिस्सा 5% है। अन्य व्यवस्थाओं पर 5% और खर्च होता है। तो ये पूरा 100% का हिसाब हमने आपको बता दिया। आपने चुनाव का खर्च तो समझ लिया है। अब मैं आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आर्थिक स्थिति की एक जानकारी देना चाहता हूं और वो भी बड़ी साधारण भाषा में। जो ये कह रही हैं कि उनके पास चुनाव लड़ने लायक पैसे नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा की सांसद हैं। उन्होंने 2022 में अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी दी थी। उसी के आधार पर हम सीतारमण का बजट आपको बता देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हल्फनामे में उनकी कुल एसेट वैल्यू 2 करोड़ 50 लाख रुपए और इसमें 99,396 रुपए भी है। उसमें से अस्थायी संपत्ति 1 करोड़ 87 लाख 60,200 रुपए की है और कुल चल संपत्ति 63 लाख 39,196 रुपए की है।
वित्त मंत्री के पास 18,40,000 के गहने हैं। कुल बैंक बैलेंस कितना है? 35,52,000 रुपए। अब मैं आपको बताता हूं कि वित्त मंत्री पर कर्ज कितना है। देश की फाइनेंस मिनिस्टर के परिवार पर कुल 26 लाख रुपए का कर्ज है। एक और अहम जानकारी आपको देता हूं। देश की वित्त मंत्री के पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई कार नहीं है। उनके परिवार के पास एक स्कूटर है। ये पूरा उनका लेखा जोखा है जो 2022 के एफिडेविट के आधार पर हमने आपको बताया। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास कहां से पैसे आते हैं। जो उन्होंने कहा है कि कोई संचित निधि नहीं, ये मेरा वेतन है, उसके बारे में। हर महीने वित्त मंत्री के पास 1 लाख रुपए की तनख्वाह आती है, 70,000 रुपए संसदीय भत्ता मिलता है उनको, और दफ्तर के लिए 60,000 रुपए का भत्ता अलग से मिलता है। रेंट फ्री घर मिला ही हुआ है, सब केंद्रीय मंत्रियों को मिलता है। ट्रैवल अलाउंस के तौर पर अलग से खर्च मिलता है। तो ये उनका मासिक तौर पर जो सरकार की तरफ से उनको दिया जाता है वो हिसाब था। चुनाव महंगे हैं शायद इसीलिए राजनीति में चंदे का महत्व है। पिछले कुछ दिनों से चुनावी चंदा विवाद का विषय बना हुआ है। जो लोग चंदा देते हैं उनके ऊपर शक किया जाता है कि बदले में उन्हें राजनीतिक दल से फायदा क्या मिलता होगा, या फिर वो अपनी किसी कमजोरी को छिपाने के लिए भी चंदा दे सकते हैं। किसी विवाद के निपटारे के लिए भी चंदा दिया जा सकता है। एसबीआई ने जो लिस्ट चुनाव आयोग को दी है उसमें इन सब तरह के आरोपों वाले डोनर्स शामिल हैं। मैं आपको बताता हूं कि चुनाव के खर्च में किस सेक्टर की कितनी देनदारी है, यानी फंडिंग में कौन कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। चुनाव खर्च इंडेक्स में नंबर 1 है रियल एस्टेट, दूसरा नंबर आता है माइनिंग सेक्टर का, तीसरा नंबर आता है कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री का, चौथा चिटफंड और वित्तीय सेवाओं का, पांचवें पर ट्रांसपोर्टर और परिवहन ठेकेदार हैं, छठा असंगठित सेक्टर और एनजीओ, सातवां शिक्षा का सेक्टर है, आठवां विदेशी और एनआरआई हैं जो पैसा देते हैं पॉलिटिकल लोगों को, नौवां सोर्स फिल्म, टेलीकॉम और अन्य संसाधन हैं जहां से चुनावी चंदा आता है। एक और खास बात कि वित्त मंत्री और राज्यसभा का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। अब वो भी आपको समझा देते हैं। पिछले 34 साल में 7 वित्त मंत्री बने और 17 साल में फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा से ही रहे हैं। पिछले 10 साल में कोई भी वित्त मंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राज्यसभा का और वित्त मंत्री का बहुत करीबी रिश्ता है। अब मैं आपको राज्यसभा से आए बड़े वित्त मंत्रियों के बारे में भी बताता हूं। मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण राज्यसभा की सदस्य हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तब राज्यसभा के ही सदस्य थे। अरुण जेटली भी राज्यसभा से थे, जसवंत सिंह भी राज्यसभा से थे। ये वो सब फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हाँ, पी चिदम्बरम वैसे तो लोकसभा से थे, लेकिन उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। हालांकि चिदम्बरम साहब ने पैसों की कमी को चुनाव लड़ने का कारण नहीं बताया था। ये सब वित्त मंत्रियों के बारे में हमने बता दिया जो हमारे देश में आए और राज्यसभा के रास्ते आए। सीतारमण के दावे की सच्चाई जो भी हो, लेकिन हम अपने दर्शकों को कुछ ऐसे लोकसभा कैंडिडेट्स का नाम भी यहां बताना चाहते हैं जिनकी आमदनी सीतारमण से भी कम है और वो जीते भी हैं। 2019 में 63 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनकी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से कम थी। अब मैं आपको उन 3 उम्मीदवारों का नाम बताता हूं जो कम बजट में भी चुनाव जीत गए। पहली है जी माधवी, आंध्र प्रदेश के अराकू से सांसद बनी थी। माधवी की कुल संपत्ति 1 करोड़ 41 लाख रुपए है। दूसरी है चंद्राणी मुर्मू जो उड़ीसा के कयोंझर से सांसद बनी। इनके पास कुल 3 करोड़ 40 लाख की संपत्ति है। तीसरे महंत बालकनाथ जो राजस्थान के अलवर से लोकसभा सीट का चुनाव जीते थे, अब विधायक हैं राजस्थान में। बालकनाथ की संपत्ति 3,52,000 रुपए है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो निर्मला सीतारमण से कम संपत्ति रखते हैं। वैसे भारतीय राजनीति में ऐसे जनप्रतिनिधियों की लाइन लगी है जो अपनी गरीबी के लिए प्रसिद्ध रहे। हाल में भारत रत्न पाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर उन्हीं में से एक है। अब निर्मला सीतारमण पैसे से कमजोर हैं या चुनाव नहीं लड़ना चाहती, ये तो वही जाने। लेकिन यहां एक खास बात यह है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी टिकट पाकर चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी पार्टी की कमजोरी बताती है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब बोगस दवाई का परीक्षण होगा। ऐसी दवाई जो है तो असली लेकिन असर नहीं करती। फिर से सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए। ऐसी दवाई जो है तो असली लेकिन असर नहीं करती। बाजार में इनका अनुपात 5% है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा 5% का चिन्ह
यही दर्शा रहा है कि यह बोगस दवाई का निशान है। असली दवाई के पीछे छिपी बेअसर दवाइयों का खुलासा भारत की सरकार ने किया है। सरकार की एक संस्था है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे CDSCO के नाम से भी जाना जाता है। संस्था ने बाजार में बिक रही दवाओं के सैंपल लिए, लैब में जांच की, नतीजे हैरान करने वाले थे। CDSCO भारत सरकार की संस्था है। यह संस्था समय समय पर दवाइयों की क्वालिटी और उसके असर की जांच करती है। इस साल CDSCO ने 2099 दवा सैंपल की जांच की, जिसमें से 5% दवाओं के सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। 5% यानी 104 सैंपल नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी में पाए गए। फरवरी महीने में 1167 सैंपल की जांच हुई। CDSCO ने 58 सैंपल को बेअसर घोषित किया। जनवरी में 932 सैंपल की अचानक टेस्टिंग की गई। 46 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल हो गए। जो दवाइयां क्वालिटी टेस्टिंग में खरी नहीं उतरी उन्हें NSQ यानी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी कहा जाता है। और ये NSQ घोषित दवा का मतलब क्या है? मतलब यह है कि बीमारी के इलाज के लिए मरीज जो दवा का प्रयोग कर रहा है वो असली तो है, लेकिन असर नहीं है। सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना डरावना है ये सच कि दवाई खा रहे हैं आप पर असर कोई नहीं। पटियाल अब आपको उन फार्मा कंपनियों और दवाइयों के बारे में बताएगा जिनके ड्रग सैंपल्स केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की गुणवत्ता जांच में फेल हो गए हैं। इसमें टैबलेट, कैप्सूल से लेकर सिरप और ऑइंटमेंट सब शामिल है। एक नामी फार्मा कंपनी की ब्लड प्रेशर कंट्रोल की 2 दवाएं CDCSO का क्वालिटी टेस्ट फेल कर गई, यानी पास नहीं हो पाए। एक नामी फार्मा कंपनी का ऑइंटमेंट जेल जो कि मुहासे और चेहरे के निशान दूर करने का दावा करता है, वो भी पास नहीं हुआ। थैलेसीमिया बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक टैबलेट बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, ये सब की टैबलेट और उल्टी, माइग्रेन और एक्साइटमेंट, एग्जाइटी टैबलेट, आंख, कान, नाक, गले, दांत और टॉन्सिल इन्फेक्शन की दवाएं सैंपल उनके फेल कर गए इस जांच में। CDSCO की जांच में फेल हुई कंपनियों के नाम और दवा के नाम भी हमारे पास हैं, लेकिन उन कंपनियों और सरकारी जवाब की कमी के कारण हम उन्हें फिलहाल आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। अगर उनका जवाब आया होता तो हम वो भी आपको दिखाते और नाम भी बताते। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी गंभीर बीमारियों को दवाएं अगर बेअसर हो गई फिर भी बिक रही हैं बाजार में। नकली हो तो समझ में आता है, लेकिन असली भी बेअसर हो जाएं तो मरीज जाएं तो जाएं कहां? ये बोगस दवा आखिर बिकती कैसे है? इसका जवाब जानने के लिए हमने अपनी संवाददाता निधि श्री को CDSCO के हेडक्वार्टर भेजा। वो वहां गई, कई घंटे वहां बैठी रही, फिर क्या हुआ आप ही देख लीजिए। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO कहती है कि मार्केट में मिलने वाली 5% दवाइयां ऐसी हैं जो खुद बीमार है। जनवरी और फरवरी के महीने में अलग अलग सैंपल साइज कलेक्ट किए गए अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से, और ये आमतौर पर ऐसी गोलियां हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना जब हम और आप बीमार पड़ते हैं। तो जैसे कि मल्टीविटामिन्स की गोली या BP लो करने की गोलियाँ, कुछ विटामिन D3 की गोली, C की गोली, कुछ ऐसी गोलियाँ हैं जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है, यानी अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ नहीं है, नकली भी हो सकती है। इस मामले में हमने CDSCO से संपर्क साधने की कोशिश की। बाकायदा 3 घंटे लगातार हम ऑफिस में बैठे रहे, हमने मेल किया, PRO से बातचीत करने की कोशिश की, कंट्रोलर राजीव रघुवंशी से हमने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन 3 घंटे की कोशिश के बाद भी कोई संपर्क इनसे नहीं हो पाया है। देश को बोगस दवाइयों से बचाने वाली रिपोर्टर निधि श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, आप आज पूरा दिन उस संस्थान में रही जो भारत में सही दवा की गारंटी देता है। आपको वहां क्या समझ में आया? कैसे बाजार में ये बोगस दवाएं बिकने पहुंच जाती हैं? कुछ बताया उन्होंने? कुछ सफाई दी या क्या कार्रवाई आगे हो रही है? कुछ जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी मैं अभी अगर तस्वीर दिखा सकूं दर्शकों को जो इस वक्त पब्लिक इंटरेस्ट देख रहे हैं, ये वो ऑफिस है और ऐसी जिम्मेदाराना मतलब ये बेहद जिम्मेदाराना बयान मैं आपके सामने रख रही हूँ कि लगातार 3:30 बजे से हम यहीं हैं और समझिए कि आम तौर पर हम ये चेक नहीं करते हैं कि जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं मार्केट में वो कितनी अच्छी है। हम गोलियाँ ले लेते हैं, चाहे वो BP लो करने की हो, कई मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ भी हैं, लेकिन ऐसे में क्या मानक, किन आधार पर, कौन सा आधार है जिस पर ये तय किया गया कि ये क्वालिटी सही नहीं है? और ड्रग अलर्ट जो है वो अक्सर CDSCO की तरफ से
जारी किया जाता है। जनवरी में, फरवरी में 5% दवाइयाँ, ये कोई मामूली परसेंटेज नहीं है। 5% दवाइयाँ अगर ऐसी हैं जिसकी हम पहचान कर पाए कि असली कौन सी है, नकली कौन सी है, ये कैसे हो? निधि, कोई ऐसी जानकारी आपको मिली कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां दवाई बेच रही हों जिनको कोई ना लाइसेंस मिला हो फिर भी वो दवाइयां बेचे जा रही हो? ऐसी कोई चौंकाने वाली जानकारी आज आपको वहां मिल पाई? कोई भी जानकारी हमें आधिकारिक तौर पर नहीं मिल पाई है जगविंदर जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार ये हमसे कहा गया कि आज यहाँ कोई भी अफसर मौजूद नहीं है, कोई अधिकारी मौजूद नहीं है जो ऑथराइज तौर पर ये बयान दे सके। हालांकि जो ऑफ रिकॉर्ड मेरे पास जानकारी है वो ये कि कंपनी एक लिस्ट बाकायदा प्रिपेयर किया जा रहा है जिसमें जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स है उनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, क्योंकि लगातार ये अलर्ट दिया जा रहा है स्टेट और सेंटर दोनों की तरफ से कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स इस तरीके की दवाइयाँ बना रहे हैं जो बार बार क्वालिटी में सही नहीं उतर पा रही है, ऐसे को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निधि, आप आगे भी इस तरह की जानकारी लेते रहें, क्योंकि ये जो नकली दवाएं हैं ना, ये हमारे लोगों के पेट तक ना पहुंच पाए, इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमें हर संभव कदम उठाना है। अब पटियाला सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए एक जरूरी परीक्षण करने जा रहा है जो कि हर उस शख्स को देखना जरूरी है जो गाड़ी चलाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देश में टोल टैक्स प्लाजा खत्म करने की बात कर रहे हैं, यानी सैटेलाइट्स के जरिए गाड़ियों से टोल वसूलने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर 1 अप्रैल से दिल्ली, मेरठ, जयपुर और आसपास के इलाकों में टोल टैक्स 5 से 10% महंगा होने वाला है, यानी आपकी जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। आइए अब जान लीजिए कि किन हाईवेज पर कितना टोल टैक्स आपको देना होगा। अभी तक निजी कार से सफर करने वाले लोगों को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से हापुड़ की ओर जाने पर 165 रुपए देने थे, लेकिन अब 1 अप्रैल से 170 रुपए देने होंगे आपको। सराय काले खां से मेरठ के रास्ते पर परतापुर टोल प्लाजा पर 160 रुपए देने होते थे, जो बढ़ाकर 165 रुपए कर दिए गए हैं। तो ये वो टोल हैं जो महंगे हो रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली से अगर आगे चलें तो गुरुग्राम की सीमा में 4 टोल पर 1 अप्रैल से टैक्स बढ़ने वाला है, ये भी जानकारी दे देता हूं। अब जयपुर और सोनीपत जाना भी महंगा होने वाला है। हाईवे पर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर तक के रेडियस में रहने वाले लोगों के लिए मासिक पास बनाया जाएगा जो लोकल्स होते हैं आसपास के एरिया के, लेकिन ये पास भी अब 10 रुपये महंगा हो जाएगा, तो उनको भी 10 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे। इससे पहले 2022 में टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई थी। अलग अलग एक्सप्रेस वे और हाईवे पर 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते टोल 10 से लेकर 60 रुपये तक महंगा हो गया था। वाहन चालक गाड़ी खरीदता है तो रोड टैक्स देता है, कुछ सेस भी देते होंगे, लेकिन उसे सड़क पर उतारते ही टोल टैक्स भी देना पड़ता है। ये यात्रियों को बहुत दुखता है, बहुत कष्ट देता है, लेकिन सुविधा होगी तो शुल्क तो देना ही पड़ेगा। वैसे एक फायदा आगे, जब टोल टैक्स देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, ये होने वाला है। सैटेलाइट के जरिए ऑनलाइन टैक्स जमा हो जाएगा, फिर आपको टोल टैक्स की लाइन से छुटकारा मिल जाएगा, आपके खाते से सीधे पैसे कट जाया करेंगे। तो ये सुविधा जल्द ही सरकार देने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के महीने में ऐसा आ जाएगा। अब मैं कुत्तों से प्यार और नफरत के बीच बने एक मुद्दे का परीक्षण करूंगा। आप कहेंगे कि ये सीधे हम टोल टैक्स से डॉग्स पर पहुंच गए, क्योंकि खबर ही ऐसी है, डॉग लवर्स के लिए भी और जो नहीं उनको मोहब्बत करते हैं उनके लिए भी। डॉग बाइट और डॉग फाइट अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब सरकार ने एक फैसला लिया है। यूपी में 23 किस्मों के कुत्तों पर हमने बैन लगाने का फैसला किया है। ये इस खबर दिखाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार पहले ही ये कदम उठा चुकी है, अब ये कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया। 23 प्रजातियों के आयात, प्रजनन और बिक्री पर बैन है। नियम तोड़ने वाले को जुर्माने और सजा का प्रावधान भी किया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है। अब जानिए कि बैन ग्रुप में 23 नाम कौन कौन से हैं जिनको बैन किया गया है। यूपी में 23 खतरनाक नस्ल के कुत्ते बैन किए गए हैं। पिटबुल टेरियर, टोसा इनू अमेरिकन, स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासिलिरो, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोयरेबेल, कांगल, सेंट्रल एशिया शेफर्ड डॉग, कोकेशियान शेफर्ड डॉग, साउथ रूसी शेफर्ड डॉग, टॉर्जेक, सरप्लैनिनेक, जैपनीटोसा, अकीटा, मेस्टिफ डॉग, रॉटविलर टेरियर, रोडेशियन रिजबैक, बुल्फ क्रॉस ब्रीड, कोनेरियो, अकबाश, मॉस्को गार्ड डॉग और केन कोर्सो। ये वो 23 नस्लें हैं जो विदेश से यहां आती थी और लोग उन्हें बड़े शौक से पालते थे, लेकिन अब उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार इस पर पहले ही प्रतिबंध ले गई थी। अब पब्लिक इंटरेस्ट में मैं आपके सवाल का परीक्षण करूंगा।
दाल मखनी और बटर चिकन आप खाते ही होंगे। पूरी दुनिया में दोनों डिश बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या आपको पता है दाल मखनी और बटर चिकन को लेकर दिल्ली में जंग छिड़ी हुई है। दिल्ली के दो बड़े रेस्टोरेंट मोती महल और दरियागंज दाल मखनी और बटर चिकन के मालिकाना हक के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में दाल मखनी और बटर चिकन पर मोती महल रेस्टोरेंट का दावा है कि ये उनकी खोज है। साल 1947 में स्वर्गीय कुंदनलाल गुजराल ने दाल मखनी और बटर चिकन की खोज की थी। दूसरी तरफ दरियागंज रेस्टोरेंट दाल मखनी और बटर चिकन पर अपना हक जता रहा है। विवाद बढ़ा तो दोनों पार्टियां मालिकाना हक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। दरअसल दरियागंज रेस्टोरेंट चेन के मालिकों ने मोती महल के मालिकों की कुछ टिप्पणियों को अपमानजनक बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। मामला मोती महल के मालिकों द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू से जुड़ा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोती महल के मालिकों को कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इस पूरे विवाद पर मोती महल रेस्टोरेंट के मालिक ने हमारी संवाददाता मेघा उपाध्याय ने बात की, जो उन्होंने कहा आप भी सुनिए। दाल बटर चिकन और तंदूरी चिकन इस मोती महल दरियागंज से इन्वेंट हुआ है, यानी कि जहां इस वक्त हम बैठे हुए हैं। और उन्होंने इसको जो मतलब वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने पिशावर में किया, पर लेकिन वो सच नहीं है। मोती महल की जो चेन मिलती है वो इसी को मिलती है। 1947 में उन्होंने स्टार्ट किया था कुंदनलाल जी ने और कुंदनलाल जग्गी जी ने, और उसके बाद ये 92 में मुझे उन्होंने बेच दिया था विद लायबिलिटीज। पब्लिक इंटरेस्ट में अब बारी है आपके कमेंट्स की। देख लेते हैं कि आपने क्या कुछ लिखा है। अश्विनी कुमार लिखते हैं, देश की महिलाओं के साथ ऐसा ही हो रहा है बेकार सरकार की नीतियों के कारण। ये जो भोपाल की एक माँ और 3 बेटियों के फंदा लगाने की खबर हमने पब्लिक इंटरेस्ट में आपको दिखाई थी, उस पर यह कमेंट आया है। चलिए आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही, अब मेरे जाने का वक्त हो गया, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब आपसे कल रात 9 बजे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।